डीमन स्लेयर चैप्टर 173। क्योमे कहता है रॉक ब्रीदिंग 5th फॉर्म, पर बीच में ही कोकुशिबु कहता है मून ब्रीदिंग 16th फॉर्म, लूनर रेनबो फ्रैगमेंटेड मून। क्योमे सोचता है उसकी टेक्निक नहीं रुक रही, आखिर उसके पास कितनी फॉर्म है। ये काफी वियर्ड है, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। मैं हमला नहीं कर सकता, वो हर चीज पहले ही प्रिडिक्ट कर रहा है। अगर मैं थोड़ी सी भी गलती करूंगा तो वो मेरे हमला करने से पहले ही मुझ पर अटैक कर देगा। जैसे ही मैं किसी टेक्निक के बारे में सोचता हूँ तो वो उसे प्रिडिक्ट कर लेता है। ये इंसेन है। क्या वो किसी दिव्य ताकत का इस्तेमाल कर रहा है? ये डीमन क्या देख रहा है? अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करो, समझो कि ये गलत क्यों लगता है। डीमंस ह्यूमंस की एक इवोल्व फॉर्म है। जो भी चीज एक डीमन कर सकता है वो एक ह्यूमन भी कर सकता है। ब्रीदिंग टेक्निक से एक इंसान एक डीमन जितना ताकतवर बन सकता है। ये आंखें जो कुछ भी नहीं देख सकती वो लोगों के दिल में देख सकती है। मैं कभी भी धोखा नहीं खाऊंगा, मैं उसे अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा। जो मैं पूरा फोकस कर लेता है। उसे कोकुशिबु के ऑर्गन्स दिखने लगते हैं। वो सोचता है ये क्या है? मुझे एक क्लियर इमेज दिखाई दे रही है। क्या ये सच में? मिचिरो सोचता है उसके अटैक रेंज के अंदर जाओ। भले ही एक पल के लिए अगर मैं अपर मून 1 की मूवमेंट रोक दूं, बस एक पल के लिए अगर मैं उसके अटैक को स्लो कर दूं, हिमेजिमा सान या फिर शिनाजुगावा सान उसकी गर्दन काट देंगे। मुझे पक्का पता है। मैंने एक हाथ खो दिया, मेरा खून बह रहा है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी करनी होगी जब तक मैं लड़ सकता हूँ। मिचिरो आगे बढ़ने लगता है। उसे देखकर क्योमे कहता है शिनाजुगावा। वो तीनों ही कोकुशिबु की तरफ बढ़ते हैं। मिचिरो सोचता है वो मेरे प्लान के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। कोकुशिबु सोचता है उनके पास और कोई चारा नहीं है, उन्हें मुझ पर एक साथ हमला करना होगा। अब मैं उनसे एक साथ ही निपट लूंगा। मून ब्रीदिंग 14th फॉर्म, कैलामिटी हेवंस फुल क्रिसेंट मून। मिचिरो सोचता है अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, उसके अटैक रेंज के अंदर जाओ। उसके अटैक के नीचे से जब ही क्योमे उसके हाथ पर अपनी जुजु बीड फेंक देता है। कोकुशिबु सोचता है उस आदमी की जुजु बीड क्या उसने अपनी चेन के साथ फेंकी थी? ये मेरी नजरों से कैसे बच गई? सानेमी कहता है डस्ट व्हिरलविंड स्लाइस, और कोकुशिबु इसे डॉज कर देता है। जब ही क्योमे उसके ऊपर हमला करके उसका एक हाथ काट देता है। कोकुशिबु कहता है उसने फिर से किया, अच्छा ये आदमी। पर जब ही मिचिरो उसके अंदर अपनी कटाना गाड़ देता है। ऐसा करते हुए मिचिरो का एक पैर कट जाता है। कोकुशिबु सोचता है तो उसकी नसें नहीं कटी थी। इस घायल बच्चे ने किसी तरीके से मेरे अटैक को डॉज कर दिया। भले ही उस आदमी की जुजु बीड की वजह से मैं स्लो हो गया। क्या हो सकता है कि इसकी आंखें भी वही दुनिया देख रही है जो मेरी आंखें देख रही है? जरूर वो आदमी भी उसे ही देखता होगा। उसे इसी लड़ाई के दौरान ये दुनिया दिखनी शुरू हुई। ऊपर से आदमी मेरी आंखों के बारे में भी सोच रहा है। वो अपने ब्लड फ्लो को मैनिपुलेट करके मेरे अटैक्स को डिस्टर्ब करता है। इस लड़ाई में बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल चीजें हुई, पर उनमें से किसी का भी ब्लेड मेरी गर्दन तक नहीं पहुंच पाया। जैसे ही मैं उनके सभी प्लान्स को समझ लूंगा तो इनका मतलब ही खत्म हो जाएगा। मून ब्रीदिंग 16th फॉर्म। मिचिरो सोचता है उसे मत जाने दो, मत जाने दो, भले ही मेरे टुकड़े क्यों ना हो जाए। गैन्या जल्दी शूट करो, मेरे ऊपर ध्यान मत दो। गैन्या को मिचिरो की बात याद आती है। अगर मैं अपर मून 1 की मूवमेंट रोक दूं तो तुम हम दोनों को शूट कर देना, जरा सा भी मत हिचकिचाना। गैन्या सोचता है मुझे पता है, मुझे पता है। जब भी वो शूट करता है बहुत सारी बुलेट्स उन दोनों को लग जाती है और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। डीमन स्लेयर चैप्टर 174। कोकुशिबु सोचता है ये क्या है? मैंने उन बुलेट्स को अपने स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, पर वो वापस मेरी बॉडी की तरफ आ गई, मानो वो एक लिविंग क्रिएचर हो। वो गैन्या की तरफ देखता है। उसकी अपीयरेंस, उसकी गन भी ट्रांसफॉर्म हो गई है। क्या इसका मतलब? जब भी उन बुलेट्स में से पेड़ उगने लगते हैं। एक पेड़ मैं हिल नहीं सकता, इसने अपनी जड़ों को जमीन में गाड़ लिया है। ये सच में एक ब्लड डीमन आर्ट है। मेरे बाल और मेरी स्वॉर्ड का टूटा हुआ हिस्सा तो उसने उन्हें अब्जॉर्ब कर लिया। जब इस सानेमी और क्योमे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। कोकुशिबु सोचता है ये इरिटेशन मेरी पूरी बॉडी में हो रही है, मेरी जिंदगी खतरे में है और मेरा शरीर अकड़ा हुआ है। ये फीलिंग कि अब तुम बिल्कुल शांत हो जाओगे, मुझे इससे नफरत है। और ये नॉस्टैल्जिया 400 साल पहले से। हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। उस वक्त रात में रेड मून था। उस दिन 400 साल पहले एक ब्लड मून निकला हुआ था और मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरा छोटा भाई जो कि अब बूढ़ा हो चुका था वो वहीं खड़ा था। योरिची शुगिकुनी, मेरा छोटा जुड़वा भाई। आखिरी बार हम 60 साल पहले मिले थे, इसलिए योरिची जो एक इंसान था वो 80 साल का हो चुका होगा। कोकुशिबु कहता है इम्पॉसिबल, तुम कैसे जिंदा हो? हर कोई 25 की उम्र से पहले ही मर जाना चाहिए था, तो सिर्फ तुम ही जिंदा क्यों हो? योरिची कहता है ये मेरे दिल को दुख देता है भाई। ये बूढ़ा आदमी जिसे मैं कभी भाई कहता था वो मुझ पर दया खा रहा था, फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आया। भले ही पिछले 60 सालों से वो मेरी आंख का कांटा था। जिस आवाज ने मुझे भाई कहा वो काफी भारी थी। मेरा छोटा भाई जिसने कभी कोई जज्बात नहीं दिखाए।
वो अपनी जिंदगी में पहली बार रो रहा था। ये देखकर मेरे अंदर कुछ पनपने लगा। मैं हैरान और परेशान दोनों था। अब मुझे मेरी इंसानी जिंदगी के बचे हुए हिस्से को काटना था। ये बूढ़ा आदमी जिसके अंदर कुछ भी ताकत नहीं बची थी। जब तक वो एक डीमन स्लेयर है मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अगर वो मेरे ऊपर हमला करेगा तो मुझे उसे मारना होगा। पर ये सभी फीलिंग्स एक पल में दूर हो गई। योरिची बैटल स्टैंस ले लेता है। उसके अंदर से एक डेडली ओरा निकल रहा था। हवा का प्रेशर बढ़ गया। ऐसा लग रहा था मानो मेरे दोनों कंधों पर पत्थर रखे हुए हैं। उसके स्टैंस में कोई भी कमी नहीं थी। योरिची कहता है मैं अब हमला करूंगा। एक ही पल में वो कोकुशिबु की गर्दन को लगभग काट देता है। उसकी फॉर्म में कोई भी कमी नहीं थी। कोकुशिबु सोचता है हमेशा तुम ही क्यों होते हो, हमेशा तुम्हें ही स्पेशल क्यों होना होता है। मार्क होने के बाद भी तुम इतने लंबे समय तक जिए। इतना बूढ़ा होने के बाद भी तुम्हारी टेक्निक और स्पीड पहले जैसी ही है। वो सभी यादें वापस आ गई। वो 60 साल पुरानी गंदी यादें। वो जलन जो मेरी हड्डियों को जला देती थी। तुम एक लौते थे जिस पर कुदरत के नियम काम नहीं करते थे। पूरी जिंदगी भगवान ने तुम्हारी मदद की। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। पर अगले अटैक के साथ मेरी गर्दन कट जाएगी मुझे पक्का पता है। ये वो टेक्निक थी जिसने लगभग उस आदमी को भी हरा दिया था। ये खुद भगवान की टेक्निक थी। मुझे मेरे पूरे शरीर से अपनी हार महसूस हो रही थी। पर अगला अटैक कभी आया ही नहीं। बूढ़ी उम्र के कारण अपने पैरों पर खड़े खड़े योरिची मर गया। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। डीमन स्लेयर चैप्टर 175। कोकुशिबु सोचता है अगर योरिची एक सांस के लिए और जीता तो मैं हार जाता। मैं एक डीमन बना क्योंकि मैं एक लंबी जिंदगी चाहता था। फिर भी मुझे सैकड़ों सालों तक उस हार का स्वाद याद रहा। अब क्योंकि योरिची भी मर गया है तो मेरे नसीब में एक अच्छी मौत भी नहीं है। पूरी हिस्ट्री का सबसे ताकतवर स्पोर्ट्समैन अब नहीं बचा था। अब मैं किसी से भी नहीं हार सकता था। हाँ ये ठीक है, मैंने जीत को चुना उस हद तक कि मैं ऐसा बन गया। प्रेजेंट में कोकुशिबु चिल्लाता है। उसकी पूरी बॉडी से स्लैशेस निकल रहे थे। इससे मिचिरो बीच में से कट जाता है। सानेमी और ग्योमे ने ये डोज कर दिए थे पर ग्यान्या भी बीच में से कट जाता है। कोकुशिबु की पूरी बॉडी में से ब्लेड निकल आए थे। मिचिरो सोचता है उसकी बॉडी में से स्वॉर्ड्स और उसने कोई मोशन भी नहीं किया। फिर भी इतने सारे अटैक एक साथ अनलिश हुए और थोड़ी देर पहले हम बस एक स्वॉर्ड से ही परेशान थे। ये राक्षस नहीं, मैं मरने वाला हूँ। मैं किसी भी काम नहीं आऊंगा। ग्यान्या सोचता है सबको बचाओ बचाओ। ग्योमे और सानेमी अगले अटैक के लिए वापस तैयार थे। मिचिरो सोचता है ये ठीक नहीं है। हिमेजिमा-सान और शिनाजुगावा-सान अपने आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे पर मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता। मुजान अभी तक यहाँ है। मुझे उन दोनों को बचाना होगा सबके लिए। एक कोर टेक्निक, मुझे कुछ तो करना होगा मेरे मरने से पहले। वो अपने ब्लेड को इतनी जोश से पकड़ लेता है कि उसका ब्लेड रेड हो जाता है। कोकुशिबु सोचता है उसका ब्लेड रेड हो रहा है। कोकुशिबु को कुछ अजीब महसूस होता है। ये क्या है, मेरा शरीर अकड़ रहा है। ऐसा लगता है मानो मेरा पूरा शरीर जल रहा हो। सानेमी उसकी गर्दन पर हमला करता है पर वो उसकी गर्दन को खरोच भी नहीं पहुंचा पाता। ग्यान्या सोचता है वो अभी भी वही है। मेरी फ्लैश बुलेट्स उसकी बॉडी के अंदर। हर कोई उसके ऊपर हमला कर रहा है। वो उन सब से नहीं बच सकता। ग्यान्या कहता है ब्लड डीमन आर्ट। जब ही कोकुशिबु की पीठ में से एक पेड़ निकल आता है। एक और पेड़, ये क्या बचकानी हरकत है। मैं उसे आधा काट कर खत्म कर दूंगा। मेरी टेक्निक वो बाहर नहीं आ रही। जब ही ग्योमे अपनी आयरन बॉल से उसके सर पर हमला करता है। कोकुशिबु पूरी जोर से चिल्लाता है। ग्योमे सोचता है उसकी गर्दन काफी टफ है। हमारे हमले अभी भी इनफ नहीं है। जब ही नीचे से वो अपनी एक्स से हमला करता है। कोकुशिबु सोचता है मेरी टेक्निक बाहर नहीं आ रही है। क्या ये स्ट्री की वजह से है। वो खुद को उगाने के लिए मेरा बहुत सारा खून ले रहा है। और फिर ये दर्द उस रेड ब्लेड की वजह से। एक रेड ब्लेड बिल्कुल जैसे योरिची का था। एक फ्लैशबैक में कोकुशिबु योरिची से पूछता है तो तुम किसे अपना सक्सेसर बनाओगे। हमारे जितना ताकतवर यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए कोई भी हमारी ब्रीदिंग टेक्निक को इनहेरिट नहीं कर पाएगा। हमारी परफेक्ट टेक्निक इस दुनिया से चली जाएगी। योरिची कहता है भाई हम इतने बड़े नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। हम बस इंसानियत के लंबे इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा है। क्या पता जो हमसे भी ताकतवर हो वो भी बस एक रोता हुआ बच्चा हो। पर फिर भी वो सब एक ही जगह पर आ जाएंगे। चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें अपनी जिंदगी शांति से खत्म करनी चाहिए। क्या तुम इस एक्साइटमेंट को फील कर सकते हो भाई। एक दिन जो बच्चे हमारे बाद इस दुनिया में आएंगे। सानेमी अपने ब्लेड को ग्योमे के आयरन बॉल पर मारता है। इससे वो दोनों रेड हो जाते हैं। मिचिरो सोचता है उनके स्टील आपस में टकराकर लाल हो रहे हैं। सानेमी अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो बच्चे हमसे भी ऊपर चले जाएंगे, नई ऊंचाइयों पर। फाइनली वो कोकुशिबु की गर्दन काट देते हैं और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है।
डीमन स्लेयर चैप्टर 176। कोकोशिबू सोचता है, योरिची तुम जब भी हंसते थे तो मुझे गुस्सा आता था और मैं अपने आप को नहीं रोक पाता था। जब मैंने कहा कि हमारी ब्रीदिंग का कोई भी सक्सेसर नहीं है तो तुम आगे की सोचने लगे और हंसने लगे। मुझे गर्व था कि मेरी जनरेशन स्पेशल है, पर जब तुम हंसे तो मुझे इतनी घिन आ रही थी कि मानो मैं उल्टी कर दूं। इसमें इतना फनी क्या था? दो हिस्से होने के बाद भी अपने ब्लेड को ना छोड़ना, एक ह्यूमन होकर भी ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करना, बार बार कटने के बाद और इतना खून बहने के बाद भी ना मरना, इतनी जल्दी ग्रो करना कि वो एक डीमन को टक्कर दे दे और फिर भी वो ग्रो करता रहे। जो लोग सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते उनका ब्लेड भी अब रेड हो रहा है। भविष्य के बारे में इतना फनी क्या है? हार के बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं कभी भी नहीं हारूंगा, हाँ भले ही मेरा सर क्यों ना कट जाए। कोकोशिबू का खून रुक जाता है। ग्योमे सोचता है उसका खून रुक गया। शिनाजुगावा अपने हमले मत रोको, उसके ऊपर हमला करते रहो। हम तोकितो और गैन्या के बलिदान को जाया नहीं जाने देंगे। मैं भी यही कहने वाला था, मैं इसे मारता रहूंगा जब तक वो इस दुनिया से न चला जाए। विंड ब्रीदिंग 8th फॉर्म फर्स्ट गेल स्लैश, रॉक ब्रीदिंग 5th फॉर्म स्टोन व्हील ऑफ जस्टिस। कोकोशिबू म्यूचुरो के हाथ को काट देता है। उसके बाद वो उस पेड़ और ब्लेड को निकालने लगता है। कोकोशिबू सोचता है मैं हार नहीं मानूंगा, अगर मैं इससे निकल गया तो मैं रीजनरेट कर सकता हूँ, मैं अभी नहीं मरूंगा। वो मर चुके हैं, उनकी ब्लेड की पावर और टेक्निक की पावर अब गायब हो जाएगी। फिर मैं मौत पर भी जीत हासिल कर लूंगा, भले ही मेरी गर्दन कट गई हो। ग्योमे और साने में उसके ऊपर हमला करते हैं, पर कोकोशिबू वहाँ से गायब हो चुका था। कोकोशिबू अब बिल्कुल ही एक अलग डीमन बन चुका था। सानेमी कहता है फक, उसने अपना सिर वापस उगा लिया। ग्योमे कहता है उसके शरीर पर हमला करते रहो, उसने अभी अभी अपना सर उगाया है, वो कमजोर होगा। वो मुजान के जितना जल्दी रीजनरेट नहीं करता, उसके सर का निशाना लगाओ बार बार। कोकोशिबू सोचता है मैंने इस पर जीत हासिल कर ली, अब सिवाय सूरज के मेरे ऊपर और कुछ काम नहीं करेगा। अब मैं किसी से भी नहीं। पर जब भी वो अपने आप को सानेमी के ब्लेड पर देखता है, ये भद्दा रूप क्या है? उसे योरिची दिखाई देता है। भाई तुम्हारा सपना इस देश का सबसे ताकतवर समुराई बनने का था, है ना? मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। मैं दूसरा सबसे ताकतवर सामुराई बनना चाहता हूँ। कोकोशिबू सोचता है एक सामुराई का रूप, क्या ये सच में वही है जो मैं चाहता था? जिस जगह पर मिचिरो ने हमला किया था वो राख बनने लगती है। कोकोशिबू सोचता है जिस जगह पर मिचिरो ने अपना ब्लेड गाड़ा था वो जा रही है। जब ही ग्योमे वापस हमला करके उसका सर काट देता है और साने में उसकी बॉडी पर हमला करता है। अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करो, अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करो। मैं अपनी ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अभी नहीं, मैं अभी भी रीजनरेट कर सकता हूँ, मैं अभी भी नहीं हारा, मैं अभी भी। उसे योरिची की बात याद आती है। ये मेरे दिल को दुख देता है भाई। कोकोशिबू अब राख बन रहा था। मेरा सर कट जाने के बाद, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद भी हार ना मानना। मैं सच में जिंदगी के नाम पर एक धब्बा हूँ। क्या मैं इसलिए सैकड़ों साल जिया? क्या मैं मरने से इतना कतराता हूँ कि मैं ऐसा राक्षस बन गया? क्या मेरे अंदर ताकत की भूख इतनी बढ़ गई कि मैंने उन इंसानों को ही खा लिया? क्या मैं सच में मरने से इतना कतराता हूँ कि मैं ऐसा भद्दा जानवर बन गया? नहीं, मैं सिर्फ योरिची, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता था। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।